नमस्कार साथियों, ज्ञान स्थली गुरुकुल में आपका स्वागत है। साथियों, आज का हमारा टॉपिक होगा महाजनपद। महाजनपदों की राजधानियां, महाजनपद का उदय कैसे हुआ और मगध साम्राज्य का उदय कैसे हुआ। प्राचीन भारत के राजनीतिक इतिहास में वैदिक युग के पश्चात जिस महत्वपूर्ण युग का उदय हुआ वह था महाजनपद काल। यह वैदिक युग के बाद हुआ है। यह वह समय था जब छोटे छोटे कबीलाई राज्य जनपद संगठित होकर बड़े बड़े राजनीतिक इकाइयों यानी महाजनपदों में परिवर्तित हुए। जैसे 1947 के बाद भारत को संघ राज्य बनाया गया है, सभी राज्यों को जोड़कर। सेम इसी तरह से उस समय पर छोटे छोटे कबीले महाजनपदों में परिवर्तित हुए। इन महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली और उन्नत राज्य मगध बना, जिसने आने वाले समय में पूरे उत्तर भारत में साम्राज्य विस्तार कर भारतीय इतिहास को गहराई से प्रभावित किया। पृष्ठभूमि: जनपद से महाजनपद तक। वैदिक युग के जनपद ऋग्वैदिक काल में समाज, गोत्रों और कबीलाई समूहों में संगठित था। इन समूहों का नेतृत्व राजन करता था और राज्य की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी उस समय पर। इन कबीलों या जनजातियों में भूगोल और कृषि विकास के साथ साथ धीरे धीरे संगठित रूप में राज्य की स्थापना की, जिससे जनपद कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक संगठन। उत्तर वैदिक काल हमारा माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। उत्तर वैदिक काल में कई जनपद शक्तिशाली होने लगे। कृषि, लोहे के उपयोग, व्यापार और युद्ध कौशल ने इन जनपदों को धीरे धीरे एक विस्तृत, स्थायी और संगठित सत्ता में बदल दिया। यह शक्तिशाली जनपद महाजनपद कहे जाने लगे। आगे चलते हैं। 16 महाजनपदों की सूची एवं संक्षिप्त विवरण इनके बारे में। बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय एवं जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ये निम्नलिखित हैं। अंग वर्तमान क्षेत्र बिहार है और राजधानी चंपा है। एक एक करके हम इन सबको नोट कर लेंगे और नोट करने के बाद आगे बढ़ते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला होगी और बहुविकल्पीय प्रश्नों में इन सब चीजों को हम दोहराएंगे। इससे हमारा ये भी पता लग जाएगा कि हमने अपने कंटेंट को किस तरह से तैयार करा, किस तरह से हमने इसको पढ़ा। एक एक करके सबको नोट कर लें, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी राजधानियां, वर्तमान क्षेत्र, महाजनपद कौन कौन से थे, 16 महाजनपद कौन थे, ये सारी चीजें हैं। आगे चलते हैं। इसी तरह से महाजनपदों की विशेषताएं स्थायी राजधानी और प्रशासनिक संरचना। इन राज्यों की अपनी राजधानी होती थी जो राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक केंद्र बन गई। शासन राजा द्वारा किया जाता था, लेकिन कहीं कहीं गणतांत्रिक व्यवस्थाएं भी थी, जैसे वज्जी और मल्ल में गणतांत्रिक व्यवस्था थी। कर व्यवस्था और सेना। करों की उगाही राज्य की आर्थिक रीढ़ बन गई और हर महाजनपद की स्थायी सेना होती थी, जिसे युद्ध और राज्य विस्तार संभव हुए। और राज्य के लिए या महाजनपद के खर्चे के लिए करों का उगाना जरूरी हो गया। शहरीकरण और व्यापार। नगरों का निर्माण हुआ, व्यापारिक मार्ग स्थापित हुए, सिक्कों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। शिल्पकला, लौह उद्योग, कृषि व वस्त्र उत्पादन में अर्थव्यवस्था को बल दिया गया। मगध का भौगोलिक और राजनीतिक उत्थान। मगध की भौगोलिक स्थिति और महत्व। अवस्थिति। मगध महाजनपद की स्थिति वर्तमान बिहार राज्य के दक्षिण भाग में थी, जिसमें मुख्यतः गया, नालंदा और पटना जिलों का क्षेत्र सम्मिलित था। इनकी राजधानी प्रारंभ में राजगीर थी और बाद में यह पाटलिपुत्र वर्तमान नाम बनी। तीनों नाम को हमें जान लेना होगा। तीनों नाम एक ही जगह के हैं, जिसे वर्तमान में पाटलिपुत्र या पटना कहा जाता है। आगे चलते हैं। इसी क्रम में गंगा, सोन, चंपा नदियां, इन नदियों ने सिंचाई, परिवहन और व्यापार को बढ़ावा दिया। राजगीर की पहाड़ियां प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करती थीं। लौह अयस्क की उपलब्धता। आधुनिक झारखंड और बिहार के पठार क्षेत्रों से लोहा प्राप्त होता था, जो सैन्य हथियारों के निर्माण में सहायक था।
उपजाऊ मैदान थे। मैदान गंगा सोन दोआब अत्यंत उर्वर था, जिससे कृषि समृद्ध रही। रणनीति स्थिति मगध पूर्व कौशल अंग वज्जी और पश्चिमी अवंती वत्स के महाजनपदों में के मध्य स्थित था। इससे इसे व्यापारिक और सैन्य दृष्टियों से राजनीतिक बढ़त प्राप्त हुई। प्रारंभिक शासक और प्रशासनिक आधार। बिंबिसार लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व हर्यक वंश का संस्थापक बना। भारतीय इतिहास में हर्यक वंश एक पहला वंश है जहां से इसकी स्थापना वंशावली की मानी जा रही है। बिंबिसार मगध के पहले ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित शासक थे। हर्यक वंश के संस्थापक माने गए हैं, वे बिंबिसार माने गए हैं। उन्होंने हर्यक वंश की नींव रखी और मगध को सुदृढ़ करने के लिए 4 प्रमुख उपाय किए। राजनीतिक विवाह नीति। कौशल की राजकुमारी महाकौशला देवी से इनका विवाह हुआ। दहेज में काशी का नगर इनको प्राप्त हुआ। लिच्छवी कन्या से विवाह। वज्जी संघ से मैत्री हुई। मद्र देश की राजकुमारी से विवाह। पश्चिमी सहयोग प्राप्त हुआ। साथियों, उस समय बहु विवाह करने की प्रथा का कारण यह था, उस समय राजा अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए बहु विवाह करते थे। और बहु विवाह के लिए एक कारण और था, जो छोटे छोटे राजा होते थे वे अपनी हार मान लेते थे और अपनी बेटियों का विवाह इनके साथ कर देते थे। वो युद्ध की संधि को स्वीकार नहीं करते थे। यह भी के कारण इतिहास में माने गए हैं। आगे चलते हैं इसी क्रम में। अंग विजय चंपानगर। अंग राज्य को जीतकर मगध में मिला दिया गया। इससे पूर्वी व्यापार मार्गों पर नियंत्रण मिला। आगे चलते हैं प्रशासनिक सुधार की तरफ। राजधानी राजगृह को संगठित कर राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनाया। कर व्यवस्था को सुधार कर नियमित राजस्व प्राप्त किया। बौद्ध धर्म से संबंध। बिंबिसार ने बुद्ध के उपदेशों को स्वीकारा और उनके अनुयायी बन गए। बौद्ध धर्म और हर्यक वंश दोनों समकालीन हैं। आगे चलते हैं। अजातशत्रु लगभग 492 से 660 ईसा पूर्व बिंबिसार का यह पुत्र है। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर सत्ता प्राप्त की। उसका शासनकाल मगध के आक्रामक विस्तार का युग माना जाता है। इस वंश में प्रत्येक राजा ने अपने पिता की हत्या की है, इसलिए इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। वज्जी संघ पर विजय। वैशाली स्थित वज्जी गणराज्य अत्यंत सशक्त और संगठित था। अजातशत्रु ने लिच्छवियों के विरुद्ध 16 वर्षों तक युद्ध किया। अंततः उसे वज्जी को हराया और वैशाली को मगध में मिला लिया। इस युद्ध में अजातशत्रु ने महाशिला कंटक जैसे यंत्रों और गुप्तचरों का उपयोग किया। यह प्राचीन भारत में युद्ध तकनीक का उत्कृष्ट उदाहरण है। कौशल के विरुद्ध संघर्ष। कौशल नरेश प्रसेनजित से संबंध बिगाड़े। यद्यपि बाद में संबंध सुधरे, लेकिन प्रारंभिक दौर में युद्ध हुए। नई राजधानी पाटलिपुत्र बनाई गई। अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित पाटलिग्राम नामक स्थान पर एक नई राजधानी की नींव रखी, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र बनाई गई। पाटलिपुत्र का पुराना नाम पाटलिग्राम था। बौद्ध धर्म में आस्था। यद्यपि प्रारंभ में हिंसक था, परंतु कालांतर में वह बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया। ये अजातशत्रु के बारे में बताया जा रहा है। बुद्ध की मृत्यु के बाद पहली बौद्ध संगति अजातशत्रु के संरक्षण में राजगृह में हुई। पहली बौद्ध संगति किसके समय में हुई? अजातशत्रु के समय में हुई। अजातशत्रु का संबंध किस वंश से था? यह हर्यक वंश से था। हर्यक वंश किस धर्म को मानने वाला था? यह बौद्ध धर्म को मानने वाला था। एक एक चीजों को हम इस तरह से नोट करते चलेंगे। हर्यक वंश के पश्चात शिशुनाग वंश का उदय। शिशुनाग वंश लगभग 412 से 393 ईसा पूर्व मगध के मंत्रिमंडल या प्रशासनिक प्रमुख शिशुनाग ने हर्यक वंश को हटाकर सत्ता प्राप्त की। उसने अवती नरेश चंड प्रद्योत को हराकर अवंती को मगध में मिला लिया
उसने राजधानी राजगृह से हटाकर वैशाली को बनाया। कालाशोक शिशुनाग का पुत्र, जिसने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन उसके काल में वैशाली में हुआ है। आगे चलते हैं। नंदवंश 345 से 321 ईसा पूर्व मगध साम्राज्य का शिखर काल इसको माना जाता है। महापद्म नंद एक शूद्र मूल का शासक, जिसने नंदवंश की स्थापना की है। उसने 16 महाजनपदों में से अधिकांश को अपने अधीन कर लिया। पुराणों में इसे एकाराट, एक छत्र सम्राट भी कहा जाता है। महापद्म नंद को द्वितीय परशुराम कहा गया है, क्योंकि उसने क्षत्रियों को नष्ट कर दिया था। प्रशासन और धन संचय नंद शासकों के पास विशाल सेना, भारी कर संग्रह और अपार धन था। यूनानी इतिहासकारों के अनुसार नंदों के पास 2 लाख पैदल सैनिक थे, 20,000 घुड़सवार थे और 3,000 हाथी थे। लोकप्रियता और विरोध। अपार धन और शक्ति के बावजूद नंदों को जनता के बीच अलोकप्रियता प्राप्त थी। अत्यधिक कर और अत्याचारों के चलते चाणक्य जैसे विद्वान उनके विरोधी बन गए, और चाणक्य जैसे विरोधी बने तो इसको फिर आगे चल के हार का मुंह देखना पड़ेगा। चलते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना। चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य का योगदान। नंदवंश की अपार शक्ति, लेकिन अत्याचारी शासन ने साम्राज्य में असंतोष की स्थिति उत्पन्न कर दी। इसी पृष्ठभूमि में 2 महान व्यक्तियों का उदय हुआ। एक है चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य कहा जाता, और चंद्रगुप्त मौर्य। इन दोनों ने मिलकर भारत के इतिहास में पहली बार एक वृहद संगठित और केंद्रीकृत साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त एक राष्ट्र निर्माता। इनके बारे में थोड़ा जानकारी करते हैं। जन्म। इनका जन्म तक्षशिला या पाटलिपुत्र में है। यह एक विवादित विषय है जो स्पष्ट नहीं है। गोत्र चाणक्य है इनका। ग्रंथ अर्थशास्त्र इन्होंने लिखा है। एक अद्वितीय कूटनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक यह ग्रंथ है। नंद वंश से द्वेष। चाणक्य को नंद दरबार से अपमानित किया गया था, तभी उसने प्रतिज्ञा ली, मैं नंद वंश का समूल नाश करूंगा और एक योग्य शासक को गद्दी पर बैठाऊंगा। चाणक्य की यही प्रतिज्ञा मौर्य वंश के उदय का कारण बनी। चंद्रगुप्त का चयन। चंद्रगुप्त एक प्रतिभाशाली, साहसी और सैन्य दृष्टि से सक्षम युवक था। चाणक्य ने उसे प्रशिक्षित किया। राजनीतिक, सैन्य और कूटनीति की शिक्षा दी है चाणक्य ने। चाणक्य एक बहुत ही दूरदर्शी व्यक्ति थे। चंद्रगुप्त मौर्य और साम्राज्य निर्माता। चंद्रगुप्त का उदय कुछ ग्रंथों में उसे मौर्य जाति का बताया गया है, जो मौर्य वृक्ष मोर की पूजा करते हैं। चाणक्य के मार्गदर्शन में उसने नंदों के विरुद्ध संग्राम छेड़ा। नंद वंश का अंत। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने जनता और सेनाओं को संगठित किया और उनके युद्धों और षड्यंत्रों के पश्चात धनानंद को पराजित कर पाटलिपुत्र पर अपना अधिकार कर लिया और लगभग 321 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना हुई। इस टॉपिक से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला शुरू हो गई है। पहला बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे सामने है। महाजनपदों की संख्या कितनी थी? महाजनपदों की संख्या 16 थी। एक एक करके सारे प्रश्नों को कवर करेंगे। जो चीजें छूट गई हैं वे हमारे बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला में पूरी हो जाएंगी। महाजनपद अंग की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन सी हमारा सही है, चंपा इसकी राजधानी थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। महाजनपद काल की प्रमुख विशेषता क्या थी? महाजनपद कबीलाई जनपदों का एकीकृत महाजनपदों में यह रूपांतरण था। अगला प्रश्न, बिंबिसार ने किस महाजनपद को अपने अधीन किया? अंग को अपने अधीन किया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अजातशत्रु द्वारा वज्जी संघ पर युद्ध का कारण क्या था? राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना था।
चाणक्य द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? चाणक्य द्वारा रचित ग्रंथ अर्थशास्त्र है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई? मौर्य साम्राज्य की स्थापना 321 ईसा पूर्व में मानी जाती है। अशोक ने किस धर्म के बाद अहिंसा और धम्म नीति अपनाई? अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद अहिंसा और धम्म नीति अपनाई। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस पुत्र को श्रीलंका भेजा? इसने महेंद्र को श्रीलंका भेजा। मौर्य साम्राज्य का पतन से संबंधित प्रश्न। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद किस वंश की स्थापना हुई? यह पुष्यमित्र शुंग वंश की स्थापना हुई। मौर्य साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण क्या था? अशोक की अहिंसा नीति से सेना की कमजोरी एक मुख्य कारण बाद में चलकर बनी। प्राचीन भारत में महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? 16 थी। यह महाजनपद कौशल की राजधानी कौन सी थी? महाजनपद कौशल की राजधानी ये कैंपिल थी। अगला प्रश्न, वज्जी संघ किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था थी? यह गणराज्य व्यवस्था थी। ऑप्शन बी हमारा सही। महाजनपद काल में मुख्य रूप से किस प्रणाली के तहत शासन होता था? ऑप्शन ए और ऑप्शन बी राजतंत्र और गणतंत्र दोनों ही तरह से शासन व्यवस्था उस समय पर चलती थी। चंद्रगुप्त मौर्य से पहले मगध पर किस वंश का शासन था? चंद्रगुप्त से पहले नंद वंश का शासन था। बौद्ध धर्म की स्थापना किस महाजनपद क्षेत्र में हुई? यह मगध साम्राज्य बिहार में हुई है। राजगिरह मगध की प्रारंभिक राजधानी थी, जिसे बाद में किसने पाटलिपुत्र में बदला? सम्राट अशोक ने बाद में इसे पाटलिपुत्र में बदला। नहीं, अजातशत्रु ने बाद में इसको बदला। अजातशत्रु के द्वारा इसको बदला गया। सम्राट अशोक हमारे बाद में आते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, वज्जी संघ की प्रमुख विशेषता क्या थी? निर्वाचित प्रतिनिधि समूह द्वारा शासन करना, यह इसकी प्रमुख विशेषता थी। अंग महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन सी चंपा थी। महाजनपद शब्द का अर्थ क्या होता है? यह बड़ा जनपद माना जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही है। महाजनपदों के काल में सबसे प्रमुख आर्थिक गतिविधि क्या थी? व्यापार सबसे प्रमुख था उस समय पर। वज्जी संघ का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? वैशाली सबसे प्रसिद्ध केंद्र माना गया है। महाजनपदों का शासन मुख्यतः किस प्रकार का शासन था? यह राजनीतिक और गणतांत्रिक दोनों प्रकार का शासन है। इन दोनों का मिश्रण देखने को मिला है। महाजनपदों के काल में आर्थिक समृद्धि के प्रमुख कारण क्या थे? नदी मार्गों का विकास और व्यापारिक नेटवर्क इनकी समृद्धि का प्रमुख कारण था। अंग महाजनपद किस नदी के किनारे स्थित है? यह सोन नदी के किनारे स्थित है। महाजनपद काल के कौन से राज्य गणराज्य थे? वज्जी संघ और लिच्छवी दोनों गणराज्य थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
बिंबिसार ने किस महाजनपद को मगध में मिलाया था? ऑप्शन बी हमारा सही है, अंग को मिलाया था। महाजनपद काल में राजा के निर्णयों की जांच कौन करता था? यह जनता सभा करती थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। महाजनपद व्यवस्था का पतन किसके उदय के बाद हुआ? ऑप्शन बी हमारा सही है, मौर्य साम्राज्य के उदय के बाद महाजनपद व्यवस्था का पतन हुआ है। प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ से मिलता है? ऑप्शन सी अंगुत्तर निकाय से इसमें मिलता है। यह निम्नलिखित में कौन सा गणराज्य है? वज्जी बार बार आ रहा है, वज्जी उस समय पर गणराज्य था। मगध को महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? बिंबिसार को दिया जाता है। बिंबिसार ने मगध को सबसे शक्तिशाली बनाया था। बिंबिसार का संबंध आपके हर्यक वंश से है। वज्जी संघ की राजधानी क्या थी? वज्जी संघ की वैशाली राजधानी थी। निम्नलिखित में कौन सा महाजनपद उत्तर पश्चिम भारत में स्थित था? उत्तर पश्चिम में गांधार स्थित था उस समय पर। वर्तमान में यह पाकिस्तान में है। अवंती की राजधानी उज्जैन थी। कौन सा महाजनपद अंग प्रदेश में स्थित था? ऑप्शन सी हमारा ये अंग ही था। निम्नलिखित में से किसे बौद्ध परंपरा में आदर्श गणराज्य कहा जाता था? ऑप्शन बी हमारा सही है, वज्जी को आदर्श गणराज्य माना जाता था। निम्न में से कौन राजतंत्रीय महाजनपद था? कौशल हमारा राजतंत्रीय जनपद माना गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कुरु महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? कुरु महाजनपद की राजधानी हस्तिनापुर थी। प्राचीन महाजनपद मत्स्य का वर्तमान भूभाग कहाँ है? यह राजस्थान में है वर्तमान में। मल्ल महाजनपद की पहचान किस प्रकार के शासन से होती है? ऑप्शन सी हमारा सही है, यह गणतंत्र शासन से होती है। बुद्ध का जन्म किस महाजनपद में हुआ? ऑप्शन सी हमारा सही है, यह शाक्य और यह इनका वंश भी है। बुद्ध शाक्य गणराज्य के लुम्बिनी कपिलवस्तु में जन्मे थे। आगे, मगध और कौशल के बीच शक्ति संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? सीमावर्ती क्षेत्र था। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा जनपद समुद्री व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? अंग समुद्री व्यापार के लिए प्रसिद्ध माना जाता था। काशी किस दो महाजनपदों के बीच संघर्ष का कारण रहा? यह मगध और कौशल के बीच संघर्ष का कारण रहा। वज्जी महासंघ कितने गणराज्यों का संघ था?
यह 8 गणराज्यों का संघ था। अगला प्रश्न, चेदी महाजनपद किस आधुनिक राज्य से मेल खाता है? ऑप्शन सी हमारा सही है, यह मध्य प्रदेश से मेल खाता है। महाजनपदों में सबसे पूर्वी महाजनपद कौन सा था? ये कंबोज था। ऑप्शन डी हमारा सही है। महाजनपद काल का प्रमुख लक्षण क्या था? ऑप्शन सी हमारा सही है, लोहा उपकरण और युद्ध की नीति के प्रवृत्ति सबसे प्रमुख कारण था, सबसे प्रमुख लक्ष्य था ये। साथियों, इसी के साथ महाजनपद की यह श्रृंखला पूरी होती है। यदि यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नई एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।